नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के मोस्ट VVI वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक हैं, सिद्ध कीजिए। तो इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि असोदर बाबू क्या चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में और तरह से पूछ सकता है कि असोदर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं को लिखे। देखिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सरलता और सादगी असोदर बाबू के संस्कारों में घर कर चुकी है। वे सरल सादा जीवन जीना चाहते हैं। साइकिल पर ऑफिस जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वे फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने जाते हैं तो इसमें उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है। वे आधुनिक साधनों और उपकरणों को जुटाने की होड़ में नहीं पड़ते हैं। मतलब असोदर बाबू इतने ही सरल सादगी वाले जीवन जीते थे कि देखिए, उसके जो बेटा बेटी थे वे बोलते थे कि आप पापा स्कूटर ले लीजिए आप ऑफिस जाने के लिए, लेकिन वो स्कूटर नहीं लेते थे, वो साइकिल में ही ऑफिस जाते थे और दूध लेने आपका पुलोवर पहन करके जाते थे, फटा हुआ पुलोवर। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे असोदर बाबू। पुराने जो रूढ़िवादी विचार हैं उसको ये मानते थे। वे दहेज में मिली घड़ी को बदलना नहीं चाहते थे। सोचिए, इसका बेटा बेटी आज कहा कि इसका शादी होने की उम्र है और जो दहेज में जो घड़ी मिला है वही आज तक वो चलाते रहता था। ठीक है, मतलब उनकी पत्नी का स्विसलेस ब्राउजिन, ऊंची हिल की सैंडल आदि पहनना असोदर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। कुल मिलाकर असोदर बाबू सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक थे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे। देखिए, असोदर बाबू का परिवार था, उसका 3 बेटा था, 1 बेटी था, 1 वाइफ था। ठीक है, फिर भी वह अपने परिवार के बावजूद अपने आप को अधूरा मानते थे। ठीक है, क्यों मानते थे? देखिए, असोदर बाबू पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, जबकि उनका सारा परिवार आधुनिक विचार का है। पीढ़ीगत अंतराल के कारण परिवार के साथ तालमेल ना बिठा पाने के कारण वे स्वयं को अधूरा समझते हैं। मतलब कि जो असोदर बाबू है ये पुरानी परंपराओं को मानते थे और उसका जो बेटा बेटी था तो उसका जो वाइफ थी ये नई परंपराओं को मानते थे। पाश्चात्य संस्कृति यानी कि जींस पहनना, टॉप पहनना, ऊंची ऊंची सैंडल पहनना। ठीक है, तो इसको वो मानते थे, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों के जो उसके परिवार है और जो असोदर बाबू है इसके बीच वहां पे तालमेल नहीं बैठ पाता था। ठीक है, इस वजह से असोदर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को क्या मानते थे? अधूरा मानते थे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि खेतों में आनंदा क्या काम करता था। तो आनंदा क्या काम करता था? जूझ खाने का चैप्टर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई गुड़ाई का काम करता था। वह फसलों की रक्षा भी करता था। एक पैरने के लिए वह कोल्हू भी चलाता था। इसके अलावा वे भैंस भी चरानी पड़ती थी। इसके बावजूद उसे पिता का गुस्सा भी झेलना पड़ता था। यानी कि जो आपका आनंदा है ये क्या काम करते थे? तो निराई गुड़ाई का भी काम करते थे, खेतों में फसल की भी रक्षा करते थे कि कोई उसके फसल को खा ना जाए। साथ ही साथ कोल्हू वाले दिनों में वह एक पैरने का भी काम करते थे और उसके अलावा भैंस भी चराते थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। मतलब जो आपका भक्तिन है ना, ये आपका देहात की रहने वाली थी, गांव की रहने वाली थी। तो ये भक्तिन आपका महादेवी वर्मा यानी कि जो लेखिका है भक्तिन चैप्टर का, उसके पास काम करने के लिए जाती है। तो वो भक्तिन के आ जाने से महादेवी आपका और भी देहाती हो जाती है। कैसे हो जाती है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भक्तिन के प्रभाव में आकर लेखिका देहाती हो गई थी। दो एक साथ बहुत समय तक रही, लेकिन भक्तिन लेखिका के प्रभाव में ना आ सकी। देखिए यहाँ पे लेखिका भक्तिन के प्रभाव में आकर के देहाती बन गई, लेकिन जो आपका यहाँ पे भक्तिन है ये लेखिका महादेवी के प्रभाव में नहीं आई। यह अवश्य हुआ कि लेखिका को भक्तिन के प्रभाव में आना पड़ा। देहाती खाने की अनेक प्रकार की विशेषताएं बताकर देहाती खाने की आदि बना दिया। यानी कि जो भक्तिन थी ये देहात की थी ना भाई साहब, गांव की थी। तो ये जो गांव की जो खाना प्रचलित होता है इसके मतलब अनेक प्रकार की विशेषताओं को बताते हुए ये लेखिका को क्या करती है, जो महादेवी वर्मा है इसको देहाती बना देती है। लेखिका की वह शहरी भाषा नहीं सीख पाई, लेकिन लेखिका उसकी देहाती भाषा
भाषा सीख गई, लेखिका ने उसके अनुसार जीना सीख लिया। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो आप लोगों ने जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया कि काले मेघा पानी दे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका पानी दे गुड़धानी दे ये साथ में कहा गया है। तो मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पानी से गुड़धानी का बहुत गहरा संबंध है। पानी मात्र पीने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता, वह अनाज उगाने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए पानी का सिर्फ यूज आपका पानी पीने के लिए नहीं होता है, उसका प्रयोग किस में करते हैं, कृषि कार्य में भी करते हैं, अनाज उगाने के लिए भी करते हैं। किसान जब खेत में धान, गेहूं, ज्वार, गन्ना, बाजरा इत्यादि का बीज डालता है तो वह मेघों से पानी की आस लगाता है, मतलब मेघों से पानी की आस लगाता है ताकि अपना फसल उत्पादन अच्छा हो सके। खेतों में जब वर्षा होती है तो फसल लहलहाती है, इसी फसल से हमें विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती है। गुड़धानी चावल तथा गुड़ से बनता है, अतः पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी खाने को मिलती है, इसलिए पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग की गई है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। देखिए गांव में क्या हुआ था आपका, मलेरिया और हैजा की ये दो महामारियां फैल गई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रहा था। ठीक है, और उसमें जो आपका लुट्टन पहलवान था इसके भी दोनों बेटों का मृत्यु हो गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पे लुट्टन पहलवान ढोल बजाते रहता था। ठीक है, सोचिए उसके घर में उसके दो बेटों की मृत्यु हो गई है, फिर भी ये कितना हिम्मत था, मतलब कितना ही आपका सहनशील व्यक्ति था कि ये ढोलक बजा रहा था। ठीक है, तो देखिए ये क्यों बजा रहा था, इसका कारण क्या था। देखिए गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा ताकि वह अपनी हिम्मत ना टूटने का पता लोगों को दे सके। वह अंतिम समय तक अपनी बहादुरी और दिलेरी का परिचय देना चाहता था। ढोल के साथ उसके हृदय का नाता जुड़ गया था, इस वजह से वह बेटों की मृत्यु यानी कि देहांत के बाद भी अपना लुट्टन पहलवान क्या कर रहा था, ढोल बजा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है। यानी कि जो आपका जाति प्रथा है इसको श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने का, इसके पीछे भीमराव अम्बेडकर का क्या तर्क है। तो देखिए जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर के निम्नलिखित तर्क है। पहला तर्क क्या है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कराती है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है, इसे नहीं माना जा सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्या तर्क है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि जाति प्रथा में क्या होता है, ठाकुर है तो वो सैलून का काम करने लगता है, कुम्हार है तो मतलब आपका बर्तन बना लेते हैं मिट्टी का, मतलब वही होता है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, ना कर चाहने पर भी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब ये सब थोड़ा खत्म हो चुका है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके लिए पैसा निर्धारित कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा तर्क। तीसरा तर्क देखिए आपका क्या है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। यानी कि जीवन भर के लिए आप ठाकुर है भाई तो ठाकुर वाला काम कीजिए, आप गवार है भाई तो आप क्या कीजिए, हाँ भैंस पालिए, मतलब भैंस से दूध निकालिए। तो मतलब ये जिंदगी भर के लिए जाति प्रथा इसे जीवन एक ही पैसे में बांध देता है, एक ही काम में बांध देता है, भले ही वह पैसे के लिए अनाउपयुक्त या अपर्याप्त क्यों ना हो, इससे उसको भूखे क्यों ना मरना की नौबत आ सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी बांध दिया जाता है। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर के तर्क यह बताते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुकाने के गंभीर दोषों से आपका घिरा हुआ है, गंभीर दोष उसमें सम्मिलित है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो देखिए बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। ठीक है, बाजार के इसी आकर्षक के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता ना होने पर भी खरीदने में विवश हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन इधर हो गया, ये सारा एक ही लाइन में एक ही पैराग्राफ में है। ठीक है बच्चों, इस मोह जाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुओं को भी खरीद लेता है। मतलब बाजार के आकर्षक को देख करके क्या होता है, जो नहीं खरीदना रहता है वो भी खरीद लेता है। परंतु जब यह जादू उतरता है तो उससे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए
चीज़ें खरीदी थी, उल्टा हुए तो उसके आराम में खलल डाल रही है, मतलब उसके आराम को और भी हराम में बदल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बसंत पाटिल से प्रभावित होकर लेखक ने क्या क्या, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये आपका जूझ चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बसंत पाटिल कौन रहता है, मॉनिटर रहता है कक्षा का, और जो आपका आनंदा रहता है ये यही आपका जूझ का लेखक है आनंद यादव। तो ये आनंद यादव यानी कि आनंदा जिसे कहा गया है, ये बसंत पाटिल अपने कक्षा के मॉनिटर से प्रभावित होकर के क्या क्या करने लगता है भाई साहब। ठीक है, तो क्या क्या करता है, बहुत ही तेज हो जाता है पढ़ने में, उसके साथ रहने लगता है, मन हो जाता है इसका मतलब पूरा पढ़ाई का। तो वही लिखा हुआ है कि बसंत पाटिल बहुत होशियार छात्र था, वह शांत स्वभाव का था, उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, उसका पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगता था, वह घर से पूरी तैयारी करके आता था, कक्षाध्यापक ने उसे मॉनिटर बना दिया था, वह मास्टर के पास पहली बेंच पर बैठता था, वह दूसरों के सवालों को भी जांच लेता था, इस तरह कक्षा में उसका बहुत सम्मान था। इन्हीं सब कारणों से आपका लेखक बसंत पाटिल से दोस्ती करना चाहा। बात समझ रहे हो, यही सब कारण था। ठीक है, तेज बच्चा से सब दोस्ती करता भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 10वां क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता साधारण संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर ही था। कैसे, तो देखिए सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरी ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। यानी कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा अनुशासन था। रोड किस प्रकार से था आपका, सीधा था। सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री पढ़ भी किए होंगे आप लोग, उसी प्रकार से था। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन अभी करवाएं, एक और वीडियो आएगा, मैं बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो चैनल पर विजिट करते देखिए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता तो भैया वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं। एक और वीडियो सब्जेक्टिव का आएगा, उससे आप लोग देखिए। बाकी बात ऑब्जेक्टिव में तो गर्दा करती है भाई, हाँ गर्दा मतलब एक को ऑब्जेक्टिव में छूटना ही नहीं चाहिए, इतना आपको क्वेश्चन पढ़ाएं। चलिए, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।